हेलो गाइस, आज हम लोग कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के बारे में सीखेंगे। इस पर नेट, गेट, यूनिवर्सिटी एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या है? एक डेफिनेशन देखें तो अ शेड्यूल इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ इट इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल। यदि किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, या इसको हम दूसरे ढंग से कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, फॉर अ गिवन इंटरलिव्ड शेड्यूल, if the sequence of read and writes is in the same order as that of any one of the serial schedules, then the interleaved schedule is called a conflict serializable or serializable schedule। ये एक डेफिनेशन है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे कोई नॉन सीरियल शेड्यूल या इंटरलिव्ड शेड्यूल जो हमारे होते हैं या पैरेलल शेड्यूल के हैं जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है। तो हमने यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन लिए T1 एंड T2, T1 के दो ऑपरेशन और T2 के दो ऑपरेशन। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि दो ट्रांजैक्शंस के सीरियल शेड्यूल फैक्टोरियल 2 यानी 2 के इक्विवेलेंट होगा। अब इसमें वो दो सीरियल शेड्यूल क्या है? तो एक T1 से T2 हो सकता है, दूसरा T2 से T1 हो सकता है। हमने पहले T1 के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया, देन T2 के सारे ऑपरेशंस को। तो T1 से T2 सीरियल शेड्यूल हो गया, और इसी तरह से पहले हम T2 के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करें, देन T1 का, तो इसको हम T2 टू T1 सीरियल शेड्यूल कहेंगे। ये दो सीरियल शेड्यूल इस दो ट्रांजेक्शन से हो सकते हैं। नॉन सीरियल शेड्यूल की बात करें, जिसको इंटरलिव्ड शेड्यूल या इंटरलिव्ड शेड्यूल कहते हैं या पैरेलल शेड्यूल कहते हैं, कंकरेंट शेड्यूल भी कह सकते हैं। उसमें नॉन सीरियल शेड्यूल्स कितने होंगे? तो जैसा कि पहले फॉर्मूला हम देख चुके हैं, T1 के दोनों ऑपरेशन और T2 के दो ऑपरेशंस, इन दोनों के सम का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों के ऑपरेशंस के फैक्टोरियल का प्रोडक्ट। इसके ऑपरेशंस का फैक्टोरियल, ऑपरेशंस की संख्या 2, इसका फैक्टोरियल 2, और इसी तरह से इसका फैक्टोरियल 2। इससे डिवाइड कर इसमें से सीरियल शेड्यूल की संख्या को घटा देंगे। तो 2 + 2 4 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, अगेन फैक्टोरियल 2 का 2, तो ये हमारे हो गए। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, और 2 × 2 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो 24/4 6 - 2, यानी 4 नॉन सीरियल शेड्यूल बन सकते हैं। उस 4 नॉन सीरियल शेड्यूल में हम एक नॉन सीरियल शेड्यूल इस फॉर्म में ले रहे हैं, और भी 3 हो सकते हैं, आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। तो हमने T1 का फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, सेकेंड टाइम में हमने T2 के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया, देन T1 के लास्ट ऑपरेशन को परफॉर्म किया, और लास्ट में T2 का ऑपरेशन परफॉर्म किया। ये हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल दिया हुआ है। अब पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये सीरियलाइजेबल है। तो सीरियलाइजेबल के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस को हम चेक करेंगे, और चेक करने का तरीका होगा कि टॉप टू बॉटम, और अदर ट्रांजैक्शंस में हम इसके रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट के ऑपरेशंस को देखेंगे ऑन सेम आइटम। तो यहाँ पर रीड है आइटम ए पर, और इस जगह पे रीड है बी पर। तो यहाँ किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्शन नहीं है, ये हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि दूसरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब यदि हम इस पर आए तो इस रीड का कोई कन्फ्लिक्शन है, तो रीड बी है और ये राइट ए है। यहाँ भी किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आइटम बी है और यहाँ आइटम ए है। इसका भी काम हो गया, क्योंकि अदर कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है। अब इसके यदि हम देखें तो ये राइट ए है और ये राइट बी है। राइट ए टू राइट कन्फ्लिक्शन होता है यदि सेम आइटम होता है, लेकिन यहाँ पे आइटम डिफरेंट है तो कोई कन्फ्लिक्शन नहीं है। यानी यहाँ पर हम यदि इसका प्रेसिडेंस ग्राफ खींचे
तो प्रेसिडेंस ग्राफ खींचने का मतलब है कि जितने ट्रांजेक्शन्स हैं उतने वर्टेक्स लेंगे, और एज के लिए हम कन्फ्लिक्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, इसलिए कोई एज यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो जब कोई एज ही नहीं है तो यहाँ पे किसी तरह की साइकिल नहीं बनेंगे, यानी ये एसाइक्लिक ग्राफ है, और एसाइक्लिक ग्राफ है तो वो हमारा सीरियलाइजेबल होता है। यदि साइक्लिक होता है तो नॉन सीरियलाइजेबल होता है, जैसा पहले हम लोग देख चुके हैं। सो देयर इज नो साइकिल बिटवीन T1 एंड T2, सो इट इज सीरियलाइजेबल, इसलिए ये सीरियलाइजेबल है। ऑल्सो देयर इज नाइदर एन इनकमिंग नॉर एन आउटगोइंग एज, ना तो किसी से इनकमिंग एज आ रहे हैं और ना ही आउटगोइंग एज आ रहे हैं। Hence the serializable order may be either, इसलिए हम लोग T1 से T2 भी सीरियल शेड्यूल बना सकते हैं, या T2 से T1 भी सीरियल शेड्यूल बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब इसी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को परफॉर्म करने के लिए हम ये दो स्टेप लेते हैं बेस्ड ऑन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस। जो कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस होते हैं रीड और राइट का ऑन द सेम डेटा, कन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस और पेयर्स होते हैं रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट। इसी ऑपरेशंस के बेसिस पे हम कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बनाएंगे। इफ अ नॉन सीरियल शेड्यूल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सीरियल वन बाय स्वैपिंग नॉन कन्फ्लिक्टिंग पेयर्स, इट इज कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। यदि हम नॉन कन्फ्लिक्टिंग पेयर्स के स्वैपिंग से नॉन सीरियल शेड्यूल को किसी सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर सकें तो ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कहलाएगा। अब यहाँ एक टर्म है नॉन कन्फ्लिक्टिंग पेयर्स, कौन कौन से होते हैं। तो नॉन कन्फ्लिक्टिंग पेयर्स और कन्फ्लिक्टिंग पेयर्स के लिए हम रीड और राइट के ऑपरेशंस को देखते हैं। रीड ए यहाँ पे आइटम है, सेम आइटम पर रीड और रीड दो डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स में हो रहे हैं तो नॉन कन्फ्लिक्टिंग पेयर कहलाएगा। लेकिन रीड ए और राइट ए है, या राइट ए टू रीड ए है किसी दो ट्रांजेक्शन्स में, और राइट टू राइट है तो ये कन्फ्लिक्टिंग पेयर कहलाएंगे। ये तो हुआ सेम आइटम पर। यदि आइटम हमारे डिफरेंट हो, जैसे रीड ए रीड बी, या रीड ए राइट बी, या रीड ए राइट बी, सॉरी राइट ए रीड बी, या राइट ए राइट बी, तो ये चारों ऑपरेशंस में हम देख रहे हैं कि आइटम हमारे डिफरेंट हैं। एक ट्रांजेक्शंस में ए है, दूसरे ट्रांजेक्शंस में बी है। इसको आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, रीड बी रीड ए, रीड ए राइट बी, राइट बी रीड ए, या राइट बी राइट ए। ये भी हमारा डिफरेंट आइटम का ही एग्जाम्पल माना जाएगा। और इस केस में यदि ऐसा कोई दो ट्रांजेक्शंस में हो रहा है जो दो डिफरेंट आइटम पर रीड और राइट हो रहे हैं तो ये सारे नॉन कन्फ्लिक्टिंग होते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम किसी नॉन सीरियल शेड्यूल के नॉन कन्फ्लिक्ट यानी इस चार में से कोई एक या ये नॉन कन्फ्लिक्टिंग पेयर हो तो इनकी स्वैपिंग करने से हमारे ट्रांजेक्शन्स पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और इसी को हम देखेंगे अगले एग्जाम्पल में। हमारा कोई आइटम दिया हुआ है, फर्स्ट आइटम हमारा रीड ए है और दूसरे ट्रांजेक्शन में रीड ए है तो नॉन कन्फ्लिक्टिंग होगा जैसा ऊपर हमने दिखाया। फिर रीड ए राइट ए है तो ये कन्फ्लिक्टिंग होगा, राइट ए रीड ए है कन्फ्लिक्टिंग होगा, राइट ए है कन्फ्लिक्टिंग होगा ऑन सेम आइटम जो ऊपर हमने दिखाया था। डिफरेंट आइटम को हम ऐसे दिखा सकते हैं, रीड ए रीड बी, डिफरेंट ए और बी डिफरेंट आइटम्स हैं इसलिए नॉन कन्फ्लिक्टिंग होगा। और यहाँ पर रीड ए राइट बी हो रहा है, ये भी नॉन कन्फ्लिक्टिंग होगा चूंकि डिफरेंट आइटम्स हैं। राइट ए रीड बी, ये भी नॉन कन्फ्लिक्टिंग, राइट ए राइट बी नॉन कन्फ्लिक्टिंग। यही चीज ऊपर भी हमने दिखाया था, यहाँ पर हमने ट्रांजेक्शन लेकर के दिखाया, वहाँ पे डायरेक्ट आपको बता रहे थे कि रीड ए रीड बी हो तो नॉन कन्फ्लिक्टिंग होता है। अब जो सीरियल शेड्यूल्स हमारे पास दिए हुए हैं, इस सीरियल शेड्यूल्स में यदि इसी ट्रांजेक्शन्स को हम ले जो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया, हमारा एग्जाम्पल था T1 और T2,
इसी दो ट्रांजेक्शन्स के ये दो सीरियल शेड्यूल्स हैं और इस दो ट्रांजेक्शन्स के हम नॉन सीरियल शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। तो यदि उसी दोनों ट्रांजेक्शन्स के नॉन सीरियल शेड्यूल की बात करें तो ये तो दो हमारे सीरियल शेड्यूल्स होंगे। उस दो ट्रांजेक्शन्स के पहले T1 को हम परफॉर्म करें, देन T2 को, और यहाँ पर T2 को परफॉर्म किया, T1 को उसके बाद। तो T2 टू T1 ये एक सीरियल शेड्यूल हुआ और T1 से T2 ये दूसरा सीरियल शेड्यूल हुआ। इसके नॉन सीरियल शेड्यूल की संख्या 4 होगी, जो ऊपर हमने कैलकुलेट करके दिखाया था। अब उसी नॉन सीरियल शेड्यूल में हम ये एक नॉन सीरियल शेड्यूल ले रहे हैं। 3 और भी हो सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस 4 में से एक ये नॉन सीरियल शेड्यूल है। अब इसके नॉन कन्फ्लिक्टिंग को यदि हम चेक करें यहाँ पर, तो रीड ए रीड बी दो डिफरेंट आइटम में है, यहाँ पर हमारा नॉन कन्फ्लिक्ट कहलाएगा। राइट बी राइट ए ये भी नॉन कन्फ्लिक्टिंग होगा, राइट ए राइट बी ये भी नॉन कन्फ्लिक्टिंग है। अब इसको हम कन्फ्लिक्टिंग नॉन कन्फ्लिक्टिंग के आधार पर सीरियल करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए है कि हम नॉन सीरियल शेड्यूल और सीरियल शेड्यूल में रीड ए हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है, यहाँ भी हमारा रीड ए फर्स्ट ऑपरेशन है, इसमें राइट भी हमारा लास्ट ऑपरेशन है T2 का, और यहाँ भी लास्ट ऑपरेशन है। तो जो सीरियल शेड्यूल में हमारा फर्स्ट ऑपरेशन दिया हुआ है वही हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल में भी यदि है तो हम उन दोनों पे डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट दो का ले, तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा दिया हुआ है राइट बी और रीड बी और राइट ए। तो इसका सीरियल शेड्यूल यदि T1 टू T2 हम देखें तो T1 टू T2 में सीरियल शेड्यूल में पहला ऑपरेशन मेरा रीड है और लास्ट ऑपरेशन T2 का लास्ट ऑपरेशन राइट है, और यही चीज हमारे इस नॉन सीरियल शेड्यूल में है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो हमारा दो ऑपरेशन रीड बी और राइट ए है। तो इन दोनों में देखेंगे कि ये कन्फ्लिक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राइट भी है और ये रीड भी है और ये राइट ए है। तो जैसा ऊपर हमने देखा था कि ये दोनों नॉन कन्फ्लिक्टिंग है, तो इनकी स्वैपिंग करेंगे हम। यही चीज हम यहाँ पर ग्रीन से दिखा रहे हैं कि रीड बी और राइट ए ये नॉन कन्फ्लिक्टिंग है, इनकी स्वैपिंग से ट्रांजैक्शन सीरियल शेड्यूल में कोई हमारा रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं आएगा। हमने इस रीड और इस रीड ए और इस रीड बी को हमने नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि ये हमारा जो सीरियल शेड्यूल में है उसी ऑर्डर में यहाँ पर दिया हुआ है, और हम सेम ट्रांजैक्शंस के ऑर्डर को सेम रखते हैं, यानी रीड के बाद राइट है, इसमें भी रीड के बाद राइट है। ये ऑपरेशन सेम ट्रांजैक्शंस में किसी तरह का स्वैपिंग नहीं होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल में ये ऑपरेशन अपने पोजीशंस पर है, और ये भी ऑपरेशन हमारा सीरियल शेड्यूल के पोजीशंस के अकॉर्डिंग है। इसलिए इन दो ऑपरेशंस को छोड़ रेस्ट जो हमारे 2 बच गए वो दो ऑपरेशंस सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों ऑपरेशंस हमारे नॉन कन्फ्लिक्टिंग है, तो इनकी हम स्विचिंग कर सकते हैं, यानी इंटरलीव फॉर्म में हम इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो इस चीज को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि रीड बी है और ये राइट है, दो कंजिक्यूटिव के बीच चेक करते हैं कि रीड और राइट में कन्फ्लिक्ट है या नहीं है। यदि रीड और राइट ऑपरेशन में किसी तरह का नॉन कन्फ्लिक्टिंग दो कंटिन्यूअस ऑपरेशन में नहीं हो, नॉन कन्फ्लिक्टिंग हो, तो इनकी स्वैपिंग पॉसिबल है। तो हम राइट ए को सेकेंड ऑपरेशन पे रख दिया और रीड बी को थर्ड ऑपरेशन पे रख दिया, तो हमारे पास ये शेड्यूल मिला, और ये शेड्यूल हमारे इस सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है। आप देखिए रीड ए राइट ए, रीड ए राइट ए, और इसके बाद T2 का ऑपरेशन हुआ है रीड बी राइट बी। तो इस कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर को स्वैप करके
हम यदि सीरियल शेड्यूल बनाते हैं तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कहलाता है। यही चीज हम डेफिनेशन में बताए कि अ शेड्यूल इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। हम नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग को स्वैप करके यदि सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। इफ इट इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कहने का मतलब नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस की स्वैपिंग से यदि हम सीरियल शेड्यूल किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट बना सकें इसे, तो ये कहलाएगा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। इन अदर वर्ड्स, फॉर अ गिवन इंटरलीव्ड शेड्यूल, if the sequence of read and write is in the same order as that of any one of the serial schedule, then the interleaved schedule is called a conflict serializable or serializable schedule। यही बात हम यहाँ पर दिखाए आपको कि हमारा ये सीरियल शेड्यूल दिया हुआ था 2 ट्रांजेक्शन्स का, और जो नॉन सीरियल शेड्यूल दिया हुआ था उस नॉन सीरियल शेड्यूल में फर्स्ट ऑपरेशन सीरियल के इक्विवेलेंट था और लास्ट ऑपरेशन भी हमारा सीरियल ऑपरेशंस के इक्विवेलेंट था। इसलिए हमने इस 2 ऑपरेशंस पर कोई डिस्कशन नहीं किया। नेक्स्ट जो 2 ऑपरेशंस है वो सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों नॉन कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस है क्योंकि ये बी पर रीड हो रहा है और यहाँ पर ए पर राइट हो रहा है। जैसा ऊपर हमने बताया था कि कौन सा ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट होगा और कौन सा नॉन कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसी को हम यहाँ पे ग्रीन पे दिखाया कि ये नॉन कन्फ्लिक्टिंग 2 ऑपरेशन है, तो इनकी स्वैपिंग पॉसिबल है और इसको यदि हमने स्वैप कर दिया तो हमारा जो शेड्यूल मिला वो इस सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो गया। इसलिए इस तरह के नॉन सीरियल शेड्यूल्स को हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। यही बात हम ऊपर एक और दूसरे डेफिनेशन में लिखा था कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का कंसेप्ट क्या होता है। बेस्ड ऑन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन, जो कि रीड राइट से बनता है, और वो कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होता है रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट। इफ अ नॉन सीरियल शेड्यूल कैन बी ट्रांसफॉर्म, जो नॉन सीरियल शेड्यूल दिया हुआ है उसको यदि हम सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट बना दें बाय स्वैपिंग नॉन कन्फ्लिक्टिंग पेयर्स, जो कि अभी हमने करके दिखाया, देन इट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। इसी पॉइंट को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नॉन सीरियल शेड्यूल दिया हुआ था और इस नॉन सीरियल शेड्यूल में जो नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस है उनकी स्विचिंग से हमें जो शेड्यूल मिला वो इस सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो गया। इसलिए ये नॉन सीरियल शेड्यूल हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। अभी तक हमने शेड्यूल की बात किया, फिर सीरियल शेड्यूल के बारे में देखा, नॉन सीरियल शेड्यूल के बारे में भी देख लिया, सीरियलाइजेबल और सीरियलाइजेबिलिटी क्या होता है वो भी देखा, नॉन सीरियलाइजेबल के बारे में भी हमने देखा। देन सीरियलाइजेबल के 2 पार्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल, जिसमें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का के बारे में, और अगले वीडियो में व्यू सीरियलाइजेबल देखेंगे जो कि सीरियलाइजेबल का पार्ट है। नॉन सीरियलाइजेबल में रिकवरेबल और नॉन रिकवरेबल डिस्कस करेंगे जो आने वाले वीडियो में होगा। एक और एग्जांपल लेकर इसको हम क्लियर करना चाहते हैं। ऊपर तो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा है, यदि एग्जाम में प्रैक्टिकली ये काम करना हो तो कैसे करेंगे इन फास्ट, तो ये चीज इस एग्जाम्पल 2 में हम दिखाएंगे। इस दूसरे एग्जाम्पल में भी हम 2 ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, T1 और T2। हर एक में हम 4 ऑपरेशन ले रहे हैं, रीड ए, राइट ए, रीड बी, राइट बी। T2 का भी रीड ए, राइट ए, रीड बी, राइट बी। अब इनका हम एक इसका सीरियल शेड्यूल बनाए, तो चूंकि 2 ट्रांजेक्शन हैं तो इसमें नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल होगा फैक्टोरियल 2 यानी 2, और इस 2 सीरियल शेड्यूल में हम T1 को पहले परफॉर्म कर T2 को बाद में परफॉर्म करें, या T2 को पहले परफॉर्म कर T1 को बाद में परफॉर्म करें। यदि हमारा सीरियल शेड्यूल T2 टू T1 दिया हुआ है, जैसे हमने T2 को पहले ऑपरेट किया और इसके बाद T1 को परफॉर्म किया, तो ये एक सीरियल शेड्यूल का एक एग्जांपल है। T1 से T2 भी हो सकता है। अब इस
दो ट्रांजैक्शंस के नॉन सीरियल शेड्यूल की संख्या होगी, जैसा ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें 4 ऑपरेशन है, तो इसमें भी 4 ऑपरेशन है, तो दोनों ट्रांजैक्शंस के सारे ऑपरेशंस के सम का फैक्टोरियल और इसके ऑपरेशंस के फैक्टोरियल और इसके ऑपरेशंस के ऑपरेशंस का फैक्टोरियल का प्रोडक्ट से इस सम को हम डिवाइड करेंगे और इसमें जो नॉन सीरियल शेड्यूल है उसको माइनस करेंगे। आने वाले जो एग्जाम्पल्स होंगे अदर शेड्यूल्स के, उसमें अब ये सब कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा, हम नहीं करेंगे। यहाँ पर यहाँ तक हम काम करके या कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। काम को फास्ट करने के लिए हम इसकी कैलकुलेशन आने वाले एग्जाम्पल में नहीं करेंगे। तो इसका यदि हम सम करें तो फैक्टोरियल 8 और इसका 4 का फैक्टोरियल होता है 24, अगेन 4 का 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 576 और फैक्टोरियल 8 का वैल्यू होता है 40320 यानी 40,320। इसको डिवाइड करें तो हमें 70 मिलेगा और इसमें सीरियल शेड्यूल की संख्या को घटा दें तो टोटल हमारे पास नॉन सीरियल शेड्यूल की संख्या 68 होगी। उस 68 में हम एक नॉन सीरियल शेड्यूल ये लिया है जो कि यहाँ पर हम दिखा रखे हैं कि इस 68 का एक और रिमेनिंग 67 और भी नॉन सीरियल शेड्यूल्स हो सकते हैं। तो उस सारे नॉन सीरियल शेड्यूल्स में कुछ कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। तो हम एक एग्जांपल लिया है कि नॉन सीरियल शेड्यूल इस 68 में ये एक नॉन सीरियल शेड्यूल है जिसमें हम T2 के 2 ऑपरेशंस को पहले परफॉर्म कर दें, देन T1 के 2 ऑपरेशंस को परफॉर्म कर दें, इसके बाद अगेन T2 के रिमेनिंग 2 ऑपरेशंस को परफॉर्म किया और फिर T1 के रिमेनिंग 2 ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जो कि नॉन सीरियल है। यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है, इंटरलीव हो रहा है। अब इस ऑपरेशंस ये नॉन सीरियल शेड्यूल क्या कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है, इसको हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस नॉन सीरियल शेड्यूल का प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे और ये पता करेंगे कि ये सीरियलाइजेबल है कि नहीं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के लिए पहले हमको सीरियलाइजेबल चेक करना होगा। तो इसकी सीरियलाइजेबिलिटी चेक करें तो उसके लिए हम जो कन्फ्लिक्ट और नॉन कन्फ्लिक्ट का रूल है उसको फॉलो करेंगे। इस रीड ए से कोई कन्फ्लिक्शन नहीं है क्योंकि सेम आइटम पर भी रीड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगेन इस राइट का चेक करते हैं तो इस राइट का ए इस रीड ए से कन्फ्लिक्ट कर रहा है क्योंकि सेम आइटम पर राइट और रीड है। तो यहाँ एक एज आएगा T2 से T1, वो हमने यहाँ पर दिखा दिया T2 से T1 और कोई अदर ट्रांजेक्शन्स नहीं है। तो अब थर्ड ऑपरेशन पे जाते हैं। इस थर्ड ऑपरेशन का अपने ट्रांजेक्शन्स में तो हम नहीं चेक करते, दूसरे ट्रांजेक्शन में चेक करेंगे, रीड ए और ये रीड बी है। तो चूंकि दोनों डिफरेंट आइटम पर है और वैसे भी रीड में सेम आइटम हो या डिफरेंट आइटम हो कोई कन्फ्लिक्शन नहीं होता। तो हम अगले ऑपरेशन पे जाते हैं। इस राइट का ए है और ये रीड का बी का रीड है, तो ये दो डिफरेंट आइटम में हो रहे हैं इसलिए यहाँ भी हमारा कोई कन्फ्लिक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं रीड बी का। इस रीड बी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों रीड ऑपरेशन ऑन सेम आइटम नॉन कन्फ्लिक्टिंग होता है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आइटम पे चेक करते हैं तो ये रीड है और सॉरी राइट है, राइट भी है और ये रीड भी है, कन्फ्लिक्शन होगा, सेम आइटम पे राइट और रीड है। तो यहाँ एक एज आएगा T2 से T1, लेकिन T2 से T1 एक एज पहले से ही है इसलिए दूसरा एज हम ड्रॉ नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट रीड का देखते हैं तो अब दूसरे ट्रांजैक्शन में तो कोई ऑपरेशन है ही नहीं इसलिए इन दोनों का कन्फ्लिक्शन चेक करना जरूरी नहीं है। तो इस नॉन सीरियल शेड्यूल से हमारा जो प्रेसिडेंस ग्राफ मिला उस प्रेसिडेंस ग्राफ में सिंगल एज आ रहा है और वो सिंगल एज है T2 से T1। तो यहाँ पे चूंकि नो साइकिल है इसलिए ये सीरियलाइजेबल है। अब यदि सीरियलाइजेबल है तो इसका ऑर्डर कौन सा होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकमिंग एज T2 पे नहीं है तो ये मेरा स्टार्ट ट्रांजैक्शन होगा और इस पर आउटगोइंग एज नहीं है तो ये हमारा लास्ट ऑपरेशन होगा और T2 के बाद T1 यही दो ट्रांजैक्शन है। तो हमारा जो सीरियल ऑर्डर होगा वो T2 के बाद T1 होगा।
ये हमने देख लिया। अब इस नॉन सीरियल शेड्यूल के कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल चेक करेंगे कि ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम इस नॉन सीरियल शेड्यूल को चेक करेंगे अपने सीरियल शेड्यूल से। तो यदि नॉन सीरियल शेड्यूल को हम अपने सीरियल शेड्यूल जो ऊपर दिया हुआ है इससे चेक करें, तो ये पहला 2 ऑपरेशन उसी ऑर्डर में उसी पोजीशन पर T2 का दिया हुआ है, तो यहाँ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही हमको सीरियल शेड्यूल में चाहिए भी। यदि ये इस नॉन सीरियल शेड्यूल को शेड्यूल बनाए इसके इक्विवेलेंट, तो सबसे पहले T2 का दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म होना चाहिए। यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बाकी का चेक करें तो ये 2 हमारा इस 2 के पोजीशन पर T1 का 2 ऑपरेशंस परफॉर्म हुआ है और इस 2 प्लेस पर T2 का 2 ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। लास्ट जो हमारा 2 ऑपरेशन है, ये 2 ऑपरेशन ठीक उसी पोजीशन पर है जो सीरियल शेड्यूल में है। तो आप देख सकते हैं कि रीड भी राइट भी, और सीरियल शेड्यूल में भी रीड भी और राइट भी है। यानी इस 2 के बीच और इस 2 के बीच हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारा इस 4 ऑपरेशन जो मिडिल में दिया हुआ है, तो इसी में हम नॉन कन्फ्लिक्शन देखेंगे। अब यहाँ पे हम नॉन कन्फ्लिक्टिंग देखें तो इसी नॉन कन्फ्लिक्टिंग को हम इस जगह पे दिखा रहे हैं, क्योंकि इस 2 में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और इस लास्ट 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिमेनिंग जो है यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है। अब किसी भी 2 कंजिक्यूटिव ऑपरेशन को चेक करते हैं कि वो कन्फ्लिक्ट है या नहीं है। तो इसका 2 ऑपरेशन तो सेम में आ गया, इसलिए इसको हम छोड़ते हैं। यहाँ भी 2 ऑपरेशन सेम में आ रहा है। ये इस दोनों की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सीरियल है, ये इस 2 की भी बात नहीं करेंगे। तो 2 कंटिन्यूअस ऑपरेशन राइट ए और रीड बी है, तो ये क्या कन्फ्लिक्टिंग है? तो चूंकि ये ए आइटम है और ये बी आइटम है, राइट और रीड में कन्फ्लिक्शन होता है, लेकिन चूंकि डिफरेंट आइटम है तो ये नॉन कन्फ्लिक्टिंग है। और यदि नॉन कन्फ्लिक्टिंग हैं ये दोनों, तो इनकी स्विचिंग की जा सकती है। यानी रीड बी को हम इस पोजीशन पर रख दे और राइट ए को इस पोजीशन पर। इसको हम इधर नहीं ला सकते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शंस के ऑपरेशंस को उसी ट्रांजैक्शंस के अंदर आप रख सकते हैं, लेकिन उसके ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि राइट ए को ऊपर रख दे और रीड ए को नीचे रख दें, तो राइट रीड के बाद ही राइट होगा। तो सेम ट्रांजैक्शन में तो हम ऑर्डर चेंज नहीं करते, जो ऑर्डर रहता है वही रखते हैं हम। लेकिन यहाँ पर इस 2 के बीच कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी, रीड बी को हम ऊपर कर देंगे और इस राइट ए को नीचे कर देंगे। तो ये हमारा एक न्यू सिनेरियो आएगा जिसमें रीड बी ऊपर चला गया और राइट ए हमारा नीचे चला आया। अब यहाँ पर फिर से हम 2 कंटिन्यूअस ऑपरेशन के बीच कन्फ्लिक्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पर 2 कंटिन्यूअस के बीच रीड ए है और ये रीड बी है। तो चूंकि ये दोनों डिफरेंट आइटम पर है और रीड में सेम आइटम हो या डिफरेंट आइटम हो, नॉन कन्फ्लिक्टिंग होता है, तो इनकी स्विचिंग पॉसिबल है। तो इनकी स्विचिंग यदि करें तो रीड बी ऊपर जाएगा और रीड बी ऊपर जाएगा और ये रीड ए नीचे आएगा। तो इसकी स्विचिंग करने पर रीड बी ऊपर चला गया और रीड ए नीचे चला आया। अब फिर से हम चेक करें तो ये 3 तो कंप्लीट हो गए। अब इसमें 2 कंटिन्यूअस के बीच, इन दोनों कंटिन्यूअस को नहीं चेक करेंगे, इस दोनों में चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या कन्फ्लिक्ट है या नहीं है। तो ये राइट ए है और ये राइट बी है। राइट में तो सेम आइटम पर तो कन्फ्लिक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट आइटम है। इसका ए का आइटम है और ये बी का आइटम है, तो यहाँ पे नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं। तो इस 2 कंटिन्यूअस नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस में डब्ल्यू बी को ऊपर करेंगे और डब्ल्यू ए को नीचे लाएंगे, स्विचिंग करेंगे। तो ये यदि स्विच करें हम तो ये डब्ल्यू बी इस पोजीशन पर आएगा, ये ऊपर कर दिए, और ये डब्ल्यू ए इस पोजीशन पर आएगा। तो इधर हमारा ये काम हो गया और ये हमारा यहाँ से इसके ऊपर चला आएगा। तो अब ये हमारा नया सिनेरियो आता है। अब इस नए सिनेरियो में 2 कंटिन्यूअस के बीच अगेन कन्फ्लिक्शन चेक करेंगे। तो इसमें रीड है और इसमें राइट है।
यहाँ भी हमारा दो डिफरेंट आइटम पर रीड और राइट है, तो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग हुआ। और इसको यदि हम स्विच करें, स्वैप कर दें, डब्ल्यू बी को ऊपर कर दें और आर ए को नीचे हम रख दें, तो इसके स्वैपिंग से हमारा डब्ल्यू बी ऊपर हुआ और ये रीड ए नीचे आ गया। अब यहाँ पर किसी तरह के दो के बीच कन्फ्लिक्शन और नॉन कन्फ्लिक्शन चेक नहीं करना है। इस शेड्यूल को यदि हम अपने सीरियल शेड्यूल से मैच कराएं, तो T2 का फर्स्ट 4 ऑपरेशन पहले एग्जीक्यूट हो रहा है और T1 का 4 ऑपरेशन लास्ट में ऑपरेट हो रहा है। यही चीज ऊपर भी हमारा दिया हुआ है सीरियल शेड्यूल में। T2 के चारों ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर रहे हैं और T1 के चारों ऑपरेशन को बाद में ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्वैपिंग से, नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन के स्वैपिंग से हमें वो एक सीरियल शेड्यूल मिल गया T2 टू T1, यानी ये भी एक कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से इसके अदर नॉन सीरियल शेड्यूल पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओवरऑल हमारा स्टेप्स क्या हुआ, स्टेप्स टू फाइंड सीरियलाइजेबल शेड्यूल ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल। किसी नॉन सीरियल शेड्यूल के सीरियलाइजेबल शेड्यूल को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल दिया हुआ है उसका प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं। जैसा कि ऊपर हमने ये प्रेसिडेंस ग्राफ बनाया, और इस प्रेसिडेंस ग्राफ को बनाने के बाद इफ शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल, फाइंड सीरियलाइजेबल ऑर्डर। तो ये चूंकि प्रेसिडेंस ग्राफ से हमको पता चल रहा है कि यहाँ कोई साइकिल नहीं है, तो ये सीरियलाइजेबल है। और सीरियलाइजेबल है तो किस ऑर्डर में है, तो सबसे पहले T2 ट्रांजेक्शन्स ऑपरेट हो रहा है, इसके बाद T1 ऑपरेट हो रहा है। तो इसके सीरियलाइजेबल ऑर्डर को हमने फाइंड आउट किया, और यदि ये सीरियलाइजेबल ऑर्डर है तो हम उस सीरियल ऑर्डर को नोट किए। और अब स्वैप नॉन कन्फ्लिक्टिंग पेयर until we get serializable order। यहाँ जितने नॉन कन्फ्लिक्टिंग पेयर होते हैं जो दो कंटिन्यूअस ऑपरेशन के, जैसे ये दोनों कंटिन्यूअस ऑपरेशन के बीच चेक करेंगे, तो यदि दो कंटिन्यूअस ऑपरेशन के बीच कहीं पर नॉन कन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस हैं तो इनकी स्वैपिंग कर देंगे। और इस तरह से स्वैपिंग करके हम स्वैपिंग करते रहेंगे जब तक कि हमको कोई सीरियल शेड्यूल नहीं मिल जाता है। और जैसे ही सीरियल शेड्यूल मिल जाता है स्वैपिंग करना हम बंद कर देते हैं। तब यदि सीरियल शेड्यूल मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन सीरियल शेड्यूल हमारा, सॉरी यहाँ पे नॉन को काट दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, सीरियल शेड्यूल हमारा एक मिल जाएगा। और ये सीरियल शेड्यूल हमारे ऊपर दिए हुए सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है। इसी इक्विवेलेंट शेड्यूल को हम कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।